मैं डॉक्टर अवंतिका कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट टीवी पीजी कॉलेज कोरबा, एमए साइकोलॉजी सेमेस्टर 2 के पेपर 3 यूनिट 5 के एक चैप्टर रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एपीए स्टाइल पर आज अपना ये वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि आपने अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया और आपने जिस फाइंडिंग्स को प्राप्त किया, आपकी जो फाइंडिंग है उसको प्रस्तुत करने का, उसको लिखने का एक सिस्टमेटिक वे। इस सिस्टमेटिक वे को एक वैज्ञानिक ढंग कहा जाता है, एक लिखने का तरीका होता है ताकि आपके द्वारा जो फाइंडिंग्स रिसर्च में प्राप्त की है उसका दूसरे व्यक्ति को पर्याप्त लाभ मिल सके। इसको लिखने का एक विशिष्ट तरीका हो और सबका एक ही जैसा तरीका हो, इस बात पर मनोवैज्ञानिकों ने एक सहमति बनाई और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्म प्रस्तुत किया गया। और इस जो फॉर्म उन्होंने प्रस्तुत किया उसको उन्होंने पब्लिकेशन मैनुअल कहा। तो और ये जो पब्लिकेशन मैनुअल था वो अब कहा जाता है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल का मतलब है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का एक ऐसा तरीका जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और एक ये निश्चित फॉर्म है और आजकल सभी मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता शोध उपरांत इसी का पालन करते हैं। तो इन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं वो इस प्रकार हैं: टाइटल पेज, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेथड, उसके बाद रिजल्ट, फिर डिस्कशन और फिर रेफरेंसेस। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपको अपनी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करनी है और उसका क्रम इसी प्रकार रहेगा। अब इस क्रम में किस प्रकार रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करनी है इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो पृष्ठ रहेगा वो है आपका टाइटल पेज या शीर्षक पृष्ठ। टाइटल पेज नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आप अपने शोध जो आपने कंप्लीट किया है उसका शीर्षक लिखेंगे। ऑब्वियसली ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, आपके रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसके द्वारा आप बता रहे हैं कि आपने किस विषय पर अपना कार्य कंप्लीट किया है। इस शीर्षक के साथ आपको आपका नाम लिखना है और आप किस संस्था में कार्यरत थे उस संस्था का नाम लिखना है। तो शोधकर्ता टाइटल पेज में अपने शीर्षक को बहुत प्रभावशाली ढंग से सीमित शब्दों में व्यक्त करता है। इसके बाद शोधकर्ता अपना नाम लिखता है और वो किस संस्था में कार्यरत है उसका भी वर्णन करता है। अगर वो स्टूडेंट है तो जहाँ पर वो स्टूडेंट है वहाँ का नाम, अगर कोई टीचर है तो जिस संस्था में टीचर है वहाँ का नाम, अगर कोई एम्प्लॉय है तो जिस संस्था में कार्यरत होता है वहाँ का नाम। तीसरा जो पॉइंट होगा उसमें लिखेंगे रनिंग हेड या सतत शीर्षक। सतत शीर्षक जो है वो टाइटल का ही एक सारांश या छोटा सा पार्ट होता है। और चौथा भाग जो होता है टाइटल पेज का उसमें एक्नॉलेजमेंट लिखा जाता है। एक्नॉलेजमेंट का तात्पर्य है कि इस कार्य को, इस शोध को करने में जिन व्यक्तियों ने उनकी सहायता की, जिनके द्वारा उपलब्ध मटेरियल से ये शोध कार्य संपन्न करने में सरलता हुई, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक्नॉलेजमेंट लिखा जाता है। तो इस प्रकार जो आपके शोध राइटिंग का पहला प्रपत्र होता है, पहला पेज होता है, वो इस प्रकार होता है। उसको हम 4 भागों में वर्णित कर सकते हैं। पहले आप टाइटल लिखेंगे, उसके बाद टाइटल या शोधकर्ता का नाम होगा, वो जिस संस्था में कार्यरत है उसका नाम होगा। फिर रनिंग शीर्षक या रनिंग हेड में मेन टाइटल का सारांश हेडिंग होगा और चौथे भाग में एक्नॉलेजमेंट या शोध कार्य को करने के दौरान जिन व्यक्तियों से शोध कार्य हेतु मटेरियल उपलब्ध हुआ या सहायता प्राप्त हुई उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका नाम। दूसरे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट या सारांश। एब्स्ट्रैक्ट या सारांश का मतलब है कि पूरा जो शोध कार्य है उसको कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से वर्णित करना।
क्योंकि शोध कार्य बहुत विस्तृत होता है और उस विस्तृत कार्य को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो इस तरह से हैं कि आप इसमें अपने रिसर्च के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। ये जो आप सारांश लिखेंगे ये 12 से 15 लाइन की होनी चाहिए, जिसको आप 100 से 120 शब्दों में लिखेंगे। आप जो ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे वो 1 या 2 लाइन की होनी चाहिए। आप इसमें प्रोसीजर का भी वर्णन करेंगे जो 5 से 6 लाइन की होनी चाहिए। रिजल्ट का वर्णन 2 से 3 लाइन में होना चाहिए और कंक्लूज़न सिर्फ 1 लाइन में होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए। 3 चीज़ बहुत आवश्यक है एब्स्ट्रैक्ट में कि क्लैरिटी हो, रियलिटी हो और नॉलेजेबल हो। एपीए स्टाइल में राइटिंग का जो थर्ड हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या आमुख, ये जो पेज है इसमें शोधकर्ता को अपनी समस्या का उल्लेख करना होता है। समस्या का उल्लेख वो इस प्रकार करता है कि समस्या का चुनाव उसने कैसे किया, समस्या का चुनाव करते समय उसने किन शोध ग्रंथों की सहायता ली, उसका बैकग्राउंड क्या था और इस समस्या के अध्ययन से वो जो फाइंडिंग्स प्राप्त करेगा उससे क्या लाभ होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या समस्या का उल्लेख, ये इंट्रोडक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब समस्या की खोज करने और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए उसने जिन लिटरेचर का यूज़ किया है उसका भी वर्णन यहाँ पर किया जाता है। अब समस्या का उल्लेख और लिटरेचर के बारे में बात करने के बाद हाइपोथेसिस का भी यहाँ पर वर्णन किया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार की हाइपोथेसिस बनाई गई है। हाइपोथेसिस एक है कि एक से ज़्यादा है। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन किया जाता है। पहले समस्या क्या ली गई है, समस्या को चुनने के लिए किन साहित्य का अध्ययन किया गया, समस्या का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या था और इस समस्या के अध्ययन से क्या लाभ होगा। और उसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण क्यों किया गया है और इससे किस तरह से अध्ययन किया जाएगा। एपीए स्टाइल का जो थर्ड मेथड है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का, वो है मेथड रिसर्च का वह प्रक्रम है जो सबसे लंबा प्रोसेस होता है और सबसे बड़ा भी। सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसके द्वारा शोध कार्य जो है संपन्न होता है। तो मेथड का वर्णन कई शीर्षकों में करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट या प्रायोज्य। इस शोध कार्य हेतु प्रायोज्य कौन से लिए गए हैं, प्रायोज्य किस प्रकार के हैं, किस उम्र वर्ग के हैं और अगर स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ के हैं और इनका चयन किस प्रकार से किया गया है, रैंडम या फिर और किसी मेथड से। इसके बाद जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड में आप क्या क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं, किसके द्वारा बनाया गया है, इस क्वेश्चनर को भराने के दौरान आप अपने प्रायोजक को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और क्या आप मेथड में कोई उपकरण यूज़ कर रहे हैं, उस उपकरण का नाम और उस उपकरण की प्रयोग करने की विधि। इसके अलावा इस मेथड में आपको डिज़ाइन भी बताना होता है। शोधकर्ता को मेथड की शीर्षक में आप किस प्रकार का डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। आपने रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे शोध प्रक्रम होते हैं, तो किस प्रक्रम का आप यूज़ करेंगे, आप किस तरह से रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, इसका भी वहाँ वर्णन किया जाता है। और लास्ट में प्रोसीजर कि ये पूरी जो कार्यविधि है आपने किस प्रकार संपन्न की। आपने प्रायोजक को बुलाया, उसको उपकरण के साथ किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया, उसके द्वारा फाइंडिंग्स किस प्रकार से प्राप्त की और आपने किस रिसर्च डिज़ाइन का उपयोग किया। तो मेथड का वर्णन आपको इन 4 शीर्षकों में करना पड़ता है। एपीए स्टाइल में अगर आप रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो 5वां स्टेप होता है रिजल्ट का। रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इसके द्वारा ही शोध कार्य का
जो लाभ है वो पता चलता है कि किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हुआ और इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा रही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ का वर्णन होता है परिणाम में, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होते हैं इसमें किसी न किसी रिसर्च डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है और कोई ना कोई सांख्यिकी विश्लेषण होता है। तो सांख्यिकी विश्लेषण का प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है और मिलने वाले जो परिणाम होते हैं उनकी व्याख्या हम टेबल्स के रूप में करते हैं। टेबल्स के बाद हम कोई फिगर्स या ग्राफ के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जो टेबल्स और ग्राफ इस्तेमाल किए जाएंगे उसको इस प्रकार किया जाता है वो इतने स्पष्ट हो कि उसको देखने के बाद शोध कार्य के दौरान क्या किया गया है, क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनका वर्णन आसानी से किया जा सके। तो इस प्रकार परिणाम में जो सांख्यिकी विश्लेषण है उनकी प्रस्तुति टेबल और फिगर के माध्यम से इस प्रकार की जाती है कि शोध कार्य किस प्रकार किया गया है, फाइंडिंग्स किस प्रकार प्राप्त हुई हैं, वो बहुत स्पष्ट हो जाए। एपीए स्टाइल का नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है डिस्कशन या विवेचना। शोध कार्य राइटिंग का ये सबसे क्रिएटिव पार्ट होता है जिसमें शोधकर्ता ने अपने जिस उद्देश्य को लेकर ये कार्य किया होता है और रिजल्ट में जो प्राप्त हुआ होता है उसके अनुसार उसे इसकी व्याख्या करनी होती है। तो क्योंकि शोध कार्य को एक उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया जाता है जिसमें एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है और शोध कार्य के दौरान मिले हुए परिणाम के आधार पर यह कहा जाता है कि उनके द्वारा बनाई हुई हाइपोथेसिस प्रूफ हुई या नहीं। तो विवेचना के सेक्शन में शोधकर्ता ये बताता है कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाई थी और जो उसने परिणाम प्राप्त किए हैं उसके आधार पर उसकी हाइपोथेसिस प्रूफ हुई या नहीं हुई। अब प्राप्त परिणाम की जो विवेचना होती है वह अपने शोध कार्यों से मिलते जुलते पूर्व में हुए शोध कार्यों से उनका कंपैरिजन करके बताता है कि मेरे जैसा ही परिणाम पहले इनको प्राप्त हुआ था या पहले इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए थे जो अब मुझे नहीं प्राप्त हुए। फिर वो उन कारणों की भी विवेचना करता है कि उन्हें इस प्रकार का रिजल्ट क्यों मिला और मुझे इस प्रकार का रिजल्ट क्यों मिला, हम दोनों के रिजल्ट में अंतर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन फैक्टर्स को भी यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद विवेचना के दौरान वो ये भी बताते हैं कि किस थ्योरेटिकल थ्योरी के अनुसार वो इसको प्रूव कर रहे हैं या उनके परिणाम किस सैद्धांतिक आशय को प्रकट कर रहे हैं या किस व्यवहारिक आशय को प्रकट कर रहे हैं। अपने विवेचना को वो किसी थ्योरी के द्वारा बल प्रदान करने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसके बाद कंक्लूज़न लिखा जाता है। कंक्लूज़न में मेरी हाइपोथेसिस प्रूफ हुई या नहीं हुई, या हुई तो किस प्रकार हुई और नहीं हुई तो किस प्रकार हुई, इस तरह से निष्कर्ष में परिणाम और विवेचना को प्रस्तुत किया जाता है। एपीए स्टाइल का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो संदर्भ का होता है। संदर्भ का तात्पर्य है कि इस शोध कार्य के दौरान जिन जिन पूर्व में प्राप्त रिसर्चर्स के द्वारा किए हुए कार्यों से इसमें हेल्प ली गई या जिनका वर्णन इस शोध कार्य में किया गया है, इस शोध ग्रंथ में किया गया है, उन लोगों को रेफरेंसेस में शामिल किया जाता है। तो रेफरेंसेस में बुक्स भी हो सकती हैं, जर्नल्स भी हो सकती हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ भी हो सकती हैं। तो इन संदर्भ का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। एपीए स्टाइल एक लिखने का तरीका होता है जिसमें सबसे पहले उस शोध कार्य जिसने किया है उसका सरनेम लिखा जाता है। सरनेम के बाद उसके नेम का इनिशियल लिखते हैं, फिर कब किया गया उस साल को लिखा जाता है। इसके बाद शोध कार्य का जो टाइटल होता है वो लिखते हैं। फिर अगर वो बुक्स है या जर्नल्स है तो उसका वॉल्यूम नंबर लिखते हैं और फिर किस पेज में ये उल्लेखित था जिसको मैंने इसने शोध कार्य के दौरान उपयोग किया, उस पेज नंबर को यहाँ पर उल्लेखित करते हैं। तो इस प्रकार रेफरेंस लिखने के विभिन्न प्रकार भी हैं, लेकिन एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस इसी प्रकार लिखा जाता है और ये अन्य विषयों में भी बहुत प्रचलित है।
सबसे पहले सरनेम, फिर नेम इन इनिशियल, फिर ईयर और टाइटल, फिर अगर बुक्स और जनरल्स है तो उसका वॉल्यूम नंबर और फिर पेज नंबर। इसके बाद है अपेंडिक्स या परिशिष्ट। अपेंडिक्स वो पोर्शन है जहाँ पर शोध ग्रंथ में प्रयुक्त होने वाले उन टेस्ट का वर्णन होता है जिनका इस शोध कार्य के दौरान उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कैलकुलेशन किए जाते हैं, जो कंप्यूटर एनालिसिस होती हैं, उन सबको यहाँ पर शामिल किया जाता है। टेस्ट का मतलब अगर आपने किसी मनोवैज्ञानिक टेस्ट का इस्तेमाल किया है तो वो टेस्ट को यहाँ पर अटैच करते हैं। जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होते हैं उनके प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करते हैं, और कंप्यूटर एनालिसिस में जो आपको फाइंडिंग्स मिलती है उसको भी यहाँ। इस प्रकार शोधकर्ता अपेंडिक्स वाले सेक्शन में, परिशिष्ट वाले सेक्शन में अपने शोध कार्य के दौरान उपयोग में लाए हुए टेस्ट को, कैलकुलेशंस को, कंप्यूटर एनालिसिस को यहाँ पर शामिल करता है। एपीए स्टाइल में शोध रिपोर्ट लिखने का ये एक प्रभावशाली ढंग था, और समय के साथ साथ इसमें नए परिवर्तन भी आ रहे हैं जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थैंक यू।